बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले विषय से, जो है आवर्त सारणी के ब्लॉक। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से सबसे सफल सिद्धांत था आधुनिक आवर्त नियम का। आधुनिक आवर्त नियम से हमने आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। इस आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उपयोग हम आजकल करते हैं तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्ग यानी ग्रुप और आवर्त यानी पीरियड में डिवाइड किया गया। उन वर्गों या ग्रुप को जिनमें सभी तत्वों की समान प्रॉपर्टी या गुणधर्म हो, उन्हें एक जगह रखा गया जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलाधार अफबाउ सिद्धांत और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अफबाउ सिद्धांत के बारे में हमने विस्तार से अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों में किया जाता है। एक ब्लॉक में कई सारे ग्रुप यानी वर्ग होते हैं जिनमें तत्वों की समान गुणधर्म होती है। एक आवर्त सारणी में ब्लॉक 4 तरीके के होते हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। आइए आज की इस वीडियो में हम इन चारों ब्लॉक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें वर्गों को विभिन्न तरीके के ब्लॉक में बांटा गया है, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आइए पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS122। वर्ग 1 के तत्वों तथा वर्ग 2 के तत्वों के बाह्यतम कोश के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 होती है।
वर्ग 1 यानी ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु को हम इंग्लिश में एल्कलाई मेटल कहते हैं। वर्ग 2 यानी ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु को इंग्लिश में हम एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। आइए इन दोनों वर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं वर्ग 1 यानी ग्रुप 1, जिसे हम क्षारीय धातु भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह वर्ग 1 यानी ग्रुप 1 की है। इस वर्ग में जो तत्व आते हैं वो इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। यह सारे तत्व वर्ग 1 में आते हैं और इन सारे तत्वों को एल्कलाई मेटल भी कहते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं अब वर्ग 2 यानी ग्रुप 2 को। वर्ग 2 में जो तत्व आते हैं उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यह सारे तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व सम्मिलित होते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप पी ब्लॉक को देख पा रहे होंगे। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np126। पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व को मिलाकर बनता है हमारा निरूपक तत्व यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिन्हें हम मुख्य वर्ग के तत्व यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह तीनों वर्ग पी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 16 जो कि ऑक्सीजन से शुरू होता है, इस वर्ग को हम चाल्कोजेन कहते हैं। वर्ग 17 जो कि फ्लोरीन से शुरू होता है, इसे हम हैलोजन कहते हैं। और वर्ग 18 जो कि हीलियम से शुरू होता है, इसे हम अक्रिय गैस, जिसे इंग्लिश में नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। यह तीनों वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग हैं पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। एक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक मध्य में स्थित होता है। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह आवर्त सारणी का है। इसमें आवर्त सारणी के मध्य के रीजन को हम डी ब्लॉक कहते हैं, जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। डी ब्लॉक स्कैंडियम से शुरू होता है, जिसका सिंबल होता है Sc, और कॉपरनीशियम पे खत्म होता है, जिसका सिंबल है Cn। डी ब्लॉक में तत्वों को संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2।
पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें डी ब्लॉक को दर्शाया गया है। डी ब्लॉक के सारे तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। डी ब्लॉक के बाद अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एक आवर्त सारणी में दो क्षैतिज पंक्तियों को अलग से रखा गया है। उनमें से एक होते हैं लैंथेनाइड, जो कि सीरियम से शुरू होता है और ल्यूटीशियम पे खत्म होता है, और एक क्षैतिज पंक्ति होती है एक्टिनाइड की, जो कि थोरियम पे शुरू होता है और लॉरेंशियम पे खत्म होता है। इन दोनों क्षैतिज पंक्तियों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। एफ ब्लॉक में सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1। स्क्रीन पर आप एक आवर्त सारणी का चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें आपको एफ ब्लॉक दिख रहा होगा। एफ ब्लॉक के तत्वों की केमिस्ट्री बाकी तत्वों की केमिस्ट्री से अलग होती है, जिसे हम विस्तार से अपनी क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि इनकी केमिस्ट्री सबसे अलग होती है, इसीलिए इन्हें अलग से रखा जाता है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह एफ ब्लॉक के तत्वों का है। इसमें ऊपर वाली क्षैतिज पंक्ति को हम लैंथेनाइड कहते हैं। इसे लैंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सीरीज लैंथेनम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 57 होता है। और नीचे वाली क्षैतिज पंक्ति को एक्टिनाइड्स कहते हैं, क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत एक्टिनियम से होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड को अलग से लिखा गया है। लैंथेनाइड्स की सीरीज लैंथेनम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, और एक्टिनाइड्स की सीरीज एक्टिनियम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर है 89। अब यह सीरीज अलग से क्यों शुरू होती है, इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन,
उसके बाद हम पढ़ेंगे एकांक सदिश और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। तो आइए शुरू करते हैं। सदिशों का वियोजन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि यदि कोई एक सदिश A और सदिश B दोनों एक ही समतल में है और यहां पर एक तीसरा सदिश C भी है जो इसी समतल में है, तब हम सदिश C को सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। तो यहां सबसे पहले हम सदिश C को दर्शाते हैं और इसी प्रकार हम सदिश A तथा सदिश B को इसके साथ यहां पर दर्शाते हैं। अब सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में लिखने के लिए हमें सदिश A तथा B के परिमाण में परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए हम सदिश A तथा B को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, जिससे सदिश A का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है और सदिश B का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। तो सदिश A के परिमाण में परिवर्तन होने के बाद हम नए सदिश को λ1 A लिखेंगे। यहाँ पर λ1 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे सदिश को λ2 सदिश B लिखते हैं। यहाँ पर भी λ2 एक वास्तविक संख्या है तथा सदिश C इस प्रकार है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिश का वियोजन x तथा y अक्ष के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक x अक्ष ले लेते हैं और इस तरह यहाँ पर y अक्ष ले लेते हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और अब हम यहाँ पर एक सदिश लेते हैं जिसका नाम है सदिश C। अब हम सदिश C का x अक्ष पर घटक लेते हैं। घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। इस तरह हम यहाँ पर सदिश C का घटक ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सदिश A। और इसी प्रकार लंबवत अक्ष पर भी हम सदिश C का घटक लेते हैं जिसको बोलते हैं सदिश B। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदिश C बराबर सदिश A प्लस सदिश B। और इस निर्देशांक निकाय को समकोणिक निर्देशांक निकाय बोलते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले शीर्षक पर चलते हैं जिसका नाम है एकांक सदिश। एकांक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा वह एक निश्चित दिशा के अनुदिश होता है। एकांक सदिश की न तो विमा होती है और न ही मात्रक। किसी एकांक सदिश के परिमाण को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, जो कि है सदिश A का परिमाण बराबर 1। यहाँ पर सदिश A एकांक सदिश है। आइए आगे चलते हैं। समकोणिक निर्देशांक निकाय के लिए अक्ष x, y तथा z के अनुदिश एकांक सदिश को i कैप, j कैप तथा k कैप से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई x अक्ष है और इसी तरह यहाँ पर y अक्ष है तथा यहाँ पर z अक्ष है। अब यहाँ पर x अक्ष के लिए हम एकांक सदिश को i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को j कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को k कैप से दर्शाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। एकांक सदिश का परिमाण इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है
मॉड ऑफ आई कैप बराबर मॉड ऑफ जे कैप बराबर मॉड ऑफ के कैप बराबर 1। एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए इसको हम निर्देशांक से समझते हैं। एकांक सदिश को x, y तथा z अक्ष के रूप में इस तरह दर्शाया जाता है। यहां पर है आई कैप और यहां पर है जे कैप की दिशा तथा इस दिशा में के कैप को दर्शाया जाता है और ये x, y तथा z निर्देशांक की दिशाएं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैप तथा जे कैप के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार के कैप और जे कैप भी आपस में लंबवत हैं और इसी तरह के कैप और आई कैप के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिश और अदिश राशि के गुणनफल पर नजर डालते हैं। यदि एक एकांक सदिश और एक अदिश राशि की गुणा की जाए तो परिणाम स्वरूप एक सदिश राशि मिलती है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये एक अदिश राशि है जिसे लैम्डा से डिनोट किया है और साथ ही एक एकांक सदिश है जिसे n से डिनोट किया है। तो यदि इन दोनों का गुणनफल लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब हमें एक सदिश राशि मिलती है जिसे हम लैम्डा के ऊपर एक तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं और इस तरह अदिश राशि तथा एकांक सदिश का गुणनफल हमें एक सदिश राशि के रूप में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश राशि को उन अन्य सदिश राशियों में बांटा जा सकता है जो एकांक सदिशों की दिशा में अनुदिश हों। मतलब किसी भी सदिश को एकांक सदिश के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसे हमने a से रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम अन्य दो सदिशों के योग के रूप में लिख सकते हैं जो कि है सदिश a बराबर सदिश a1 प्लस सदिश a2। अब यहाँ पर a1 और a2 दो अलग अलग सदिश हैं। अब यहाँ पर हम a को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि है ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पर ax सदिश a1 का परिमाण है और इसी तरह ay सदिश a2 का परिमाण है। तो इस तरह किसी भी सदिश को व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तथा ax और yx घटकों को कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अक्ष लेते हैं जो आई कैप की दिशा में अनुदिश है। इसी प्रकार एक दूसरा अक्ष लेते हैं जो जे कैप की दिशा में अनुदिश है। यहां पर हमें सदिश को दर्शाते हैं जिसका नाम है सदिश a। अब हम सदिश a का क्षैतिज अक्ष से कोण देखते हैं जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर सदिश a का क्षैतिज अक्ष पर घटक देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ax और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष पे घटक ay। अब यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ax का मान मॉड a cos थीटा लिख सकते हैं और इसी प्रकार ay का मान मॉड a sin थीटा लिख सकते हैं। और इसी के अनुसार किसी सदिश के घटक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है क्योंकि साइन तथा कॉस का मान 0, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल में किसी सदिश a को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, उसके परिमाण व उसके द्वारा क्षैतिज अक्ष पर बनाए गए कोण द्वारा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, और उसके घटकों ax तथा ay द्वारा, जिनको हम i कैप तथा j कैप के साथ व्यक्त करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ गणितीय गुण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले किसी सदिश का एक घटक लेते हैं जो है ax बराबर a cos थीटा। इसी प्रकार हम दूसरा घटक लेते हैं जो है ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हम
इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जिससे हमें मिलता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जिसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और यहां पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह हमें ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर की वैल्यू मॉड a स्क्वायर मिल जाती है। और यहां से हम लिख सकते हैं मॉड a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और इस तरह हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी सदिश के दो घटक लेकर उनको आपस में डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं a पाई अपॉन ax इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, जिससे हमें मिलता है tan थीटा, जहां से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो इस तरह से मिलता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग पर नजर डालते हैं। इस विधि के अनुसार दो सदिशों को जोड़ने के लिए प्रत्येक सदिश के घटकों को अलग से जोड़ा जाता है, फिर परिणामी घटकों से परिणामी सदिश प्राप्त होता है। मान लीजिए यहां पर कोई सदिश है a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, तथा एक दूसरा सदिश है b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप। अब इनको जोड़ने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां से हमें प्राप्त होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर वेक्टर r का मतलब होता है सदिश a प्लस सदिश b, और rx का मान है ax प्लस bx, और ry का मान है ay प्लस by। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा सदिशों के वियोजन का ग्राफिकल प्रदर्शन, उसके बाद पढ़ा एकांक सदिश, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग के बारे में। तो अगली वीडियो में हम विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग को जारी रखेंगे और उसके अलावा पढ़ेंगे समतल में गति के लिए स्थिति तथा विस्थापन सदिश। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैटरियों से। आपने बैटरियां तो देखी ही होंगी। घर के जो रिमोट का सेल होता है वो आपने देखा ही होगा, उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो होता क्या है, बैटरियां दो तरह की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और संचायक बैटरी। तो शुरू करते हैं प्राथमिक बैटरी से। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ये चीज आपने जो रिमोट के सेल होते हैं उनमें देखा होगा। आप सेल को खरीदते हो और रिमोट में लगाते हो और कुछ समय के बाद वो सेल खत्म हो जाते हैं और रिमोट काम करना बंद कर जाता है। उस परिस्थिति में आपको नए सेल लाके रिमोट में लगा के चलाना पड़ता है। तो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बैटरियां देखते हो वो ज्यादातर प्राथमिक बैटरियां ही होती हैं, जैसे रिमोट की बैटरी या फिर खिलौने की बैटरी या फिर इस तरह की अन्य बैटरियां, वो प्राथमिक बैटरियां होती हैं। प्राथमिक बैटरियों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है और कार्बन की एक छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। आप चित्र में देख सकते हैं, कार्बन की छड़ है और जिंक कप है। इसके बीच में MnO2 कार्बन का जल और NH4Cl का एक पेस्ट मौजूद होता है। कार्बन छड़ और जिंक कप के बीच में ये पेस्ट मौजूद होता है। आप ये प्राथमिक बैटरी का चित्र अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संचायक बैटरी की। प्राथमिक बैटरी के विपरीत संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक बैटरियों में क्या होता था कि बैटरी एक बार हमने इस्तेमाल करी और वो फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती, लेकिन संचायक बैटरियों में क्या होता है, हम उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, विद्युत की धारा को विपरीत दिशा में प्रवाह कराना होता है। तो ये होती हैं संचायक बैटरियां। आप देख सकते हैं संचायक बैटरी में भी एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड में माइनस का साइन होता है और कैथोड में प्लस का साइन होता है और इसमें कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी मौजूद होता है। ये थी संचायक बैटरियां। अब आगे बढ़ते हैं ईंधन सेल। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ईंधन से जुड़ा हुआ कोई सेल है। इसमें हम ईंधन का दहन कराते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईंधन सेल का चित्र। इसमें एनोड है, कैथोड है। एनोड में माइनस का साइन है, कैथोड में प्लस का साइन है। दो चैम्बरों से हम एक जगह से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, एक जगह से ऑक्सीजन गैस डाल रहे हैं और बीच में जलीय वैद्युत अपघट्य है। और आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया होने के बाद H2O बन के बाहर निकल रहा है। H2O यानी कि पानी, अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये होता है ईंधन सेल। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए क्योंकि ये परीक्षा के उद्देश्य से बहुत जरूरी है
और ईंधन सेल को अपनी किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इसकी जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें भी आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु का खराब होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति से आवरणित कर देता है। संक्षारण का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने जंग लगा हुआ लोहा तो देखा ही होगा। होता क्या है, जैसे एक लोहा होता है तो लोहे में आप देखेंगे कि अगर आप उसे खुले में छोड़ दो तो क्या होता है कि उसमें लाल लाल कलर की एक परत जम जाती है और फिर कहते हैं कि ये लोहा अब काम का नहीं रहा, ये खराब हो चुका है, इसमें जंग लग चुकी है। ये आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, जंग लगना। तो वो जंग लगना भी संक्षारण का एक उदाहरण है। ऐसे ही जो हमारा चांदी होता है वो भी खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक हरी रंग की परत जम जाती है और वो भी संक्षारित हो जाता है। उसके अलावा जो सोना होता है या फिर जो प्लेटिनम होता है, आपने सुना होगा सोना, प्लेटिनम, इस तरह की जो धातु होती है इनमें जंग नहीं लगता। इसीलिए आपने एक चीज गौर करी होगी कि लोग जो है सोना, प्लेटिनम, चांदी के गहने पहनते हैं, तो वो गहने इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होते और उसमें संक्षारण नहीं होता। चांदी में जैसे मैंने आपको बताया एक हरी रंग की परत जम जाती है। वो परत जमती है लेकिन वो बहुत समय के बाद जलती है। लेकिन जैसे लोहा है तो लोहा बहुत जल्दी संक्षारित हो जाता है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वहीं चांदी कुछ समय के बाद खराब होता है, इसलिए लोग चांदी के भी गहने पहन लेते हैं। अब अगर कोई लोहे का गहना पहन के बाहर निकले तो क्या होगा कि कुछ समय में ही वो लोहा खराब हो जाएगा और उसमें जंग लगेगी और वो जंग इंसान की त्वचा के लिए भी नुकसानदायी होती है। तो इसीलिए लोहे का कोई जेवर नहीं पहनता। धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। अब मैं आपको संक्षारण की कुछ अभिक्रियाएं दिखाना चाहता हूं। संक्षारण में एनोड में ये अभिक्रिया होती है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और कैथोड में ये अभिक्रिया होती है और इन दोनों को मिला के एक समग्र अभिक्रिया बनती है और वो कुछ इस प्रकार है। आप इन तीनों अभिक्रियाओं को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा के उद्देश्य से। संक्षारण से एक प्रश्न होता ही है आपकी परीक्षा में, आप इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा। आप संक्षारण में मैंने आपको जो जो चीजें बताई है वो कर लीजिए और ये अभिक्रियाएं लिख के इन्हें याद कर लीजिएगा। और संक्षारण के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में वो आप सारे कर लीजिएगा। आइए अब हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बैटरियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ईंधन सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से जितने भी आप प्रश्न कर सको उतने आप प्रश्न हल करिए। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो भी उससे अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का 5वां भाग समझेंगे
और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। पहले विषय विद्युत सेल के संयोजन से। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सेल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उनके संयोजन को एक बैटरी कहा जाता है। अब अगर हम किसी परिपथ के लिए सेल के लिए उपयोग होने वाले चिन्हों को देखें और उन्हें एक दूसरे से संयोजित कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, और संयोजन के बाद इन्हें कुछ ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब यदि हम संयोजन के तरीकों पर विचार करें तो किसी परिपथ में विद्युत सेलों को दो तरीकों से संयोजित किया जा सकता है, जिन्हें कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से होता है, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से श्रेणी यानी लगातार एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सभी सेल के आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध देखा जाए तो वह होगा RT बराबर बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R जमा R जमा R, यानी RT बराबर होगा बाह्य प्रतिरोध R जमा 3 गुना आंतरिक प्रतिरोध R के, जबकि सेल के श्रेणी में जुड़े होने के कारण सभी विभव को मिलाकर परिपथ का कुल विभव V होगा 3E। अब ओम के नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा RT के, तथा इस समीकरण में V और RT का मान रखें तो समीकरण आती है 3E बराबर I ब्रैकेट R जमा 3R के, जिससे I आता है 3E बटे R जमा 3R। यानी यदि अगर हमें n सेलों को श्रेणी में जोड़ना है तो उस स्थिति में I यानी परिपथ में कुल धारा आएगी NE बटे R जमा NR के। आइए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से समांतर यानी ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। यानी कि इस परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध RT होगा 1 बटे RT बराबर 1 बटे आंतरिक प्रतिरोध R जमा 1 बटे R जमा 1 बटे R, या RT को लिखा जा सकता है R बटे 3। इसके अतिरिक्त ये आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी में संयोजित है, जिसके कारण परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा R जमा R बटे 3, जबकि समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण कुल विभव V होगा किसी भी एक सेल के EMF यानी E के बराबर। अब ठीक पहले की ही तरह ओम के नियम का उपयोग कर यानी V बराबर I गुणा RT हम लिख सकते हैं कि E बराबर होगा I ब्रैकेट बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R बटे 3 के, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I आती है E बटे R जमा R बटे 3। अब यदि इसी प्रकार n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उस स्थिति में परिपथ की कुल धारा I होगी E बटे R जमा R बटे n। आइए अब समझते हैं हमारा आज का दूसरा विषय किरचॉफ के नियम। दोस्तों, किरचॉफ के विद्युत धारा पर कुल 2 नियम हैं, जिनमें से पहला नियम कहलाता है किरचॉफ का संधि नियम
इस नियम के अनुसार किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई 5 शाखाएं आपस में आकर बिंदु O पर संधि बनाती हैं। इस संधि पर किसी एक शाखा से I1, दूसरी से I2 तथा तीसरी से I3 धारा संधि की ओर प्रवाहित होती है, जबकि चौथी शाखा से I4 और पांचवी से I5 संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। अब किरचॉफ नियम के अनुसार प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धारा के योग के बराबर होगा, यानी I1 जमा I2 जमा I3 बराबर होगा I4 जमा I5 के। यानी इसे लिखा जा सकता है कि I1 जमा I2 जमा I3 घटा I4 घटा I5 बराबर होगा 0 के। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम, यानी किरचॉफ का पाश नियम या किरचॉफ का लूप नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे यहाँ इस परिपथ में कुल 4 विभव हैं, एक बैटरी के कारण जो V4 है और बाकी 3 परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों के कारण जो बैटरी के विभव के विपरीत हैं। तो किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार इन सभी विभव यानी V1, V2, V3 तथा V4 का योग 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि V4 घटा V1 घटा V2 घटा V3 बराबर होगा 0 के। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करें यदि दोनों बैटरी में 0 आंतरिक प्रतिरोध है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ कुछ इस प्रकार से है। अब मान लीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा I बैटरी के धनात्मक ध्रुव से बिंदु A की ओर बहता है। अब किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार E1 घटा E2 बराबर होगा I ब्रैकेट R1 जमा R2 के, जिसमें राशियों का मान रखने तथा हल करने पर I आता है 2 एम्पीयर के बराबर। अब चूंकि परिपथ में विद्युत धारा सेल E1 से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण प्रतिरोध R1 के कारण विभव में उत्पन्न अंतर इस सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा, इसलिए VA घटा VB बराबर होगा E1 घटा I R1 के, जिसे हल करने पर A तथा B के बीच विभवांतर आता है 9.6 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत सेल का संयोजन, जो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हमने जाना किरचॉफ के नियम को, जिसमें से पहले नियम को कहा जाता है किरचॉफ का संधि नियम और दूसरा नियम कहलाता है किरचॉफ का पाश या लूप नियम। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ के नियम के ही कुछ अनुप्रयोगों को, जिनमें आते हैं व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तब तक के लिए गुड बाय।
आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।